नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। मराठा आरक्षण आंदोलन की अगुवाई करने वाले मनोज जरांगे पाटिल ने सियासी पिच पर उतरने का ऐलान किया है। मनोज जरांगे ने महाराष्ट्र में करीब 150 उम्मीदवारों को उतारने की बात कही है। मराठों को ओबीसी में शामिल कर आरक्षण की मांग लगातार मनोज जरांगे पाटिल अपने आंदोलन के जरिए कर रहे हैं। कल पर्चा वापस लेने का आखिरी दिन है और उससे पहले अब नजरें टिकी हुई हैं मनोज जरांगे पाटिल पर, जो आज शाम 6 बजे ऐलान करेंगे कि कितने उम्मीदवारों को चुनाव में वो समर्थन देने वाले। तस्वीरें आपको उनके आवास की दिखा रहे हैं, जहां पर आज दिन भर मनोज जरांगे के घर पर समर्थन मांगने के लिए उम्मीदवारों का तांता लगा रहा। इससे पहले मनोज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें उन्होंने मराठा समुदाय से अहम अपील की और कहा कि जहां ताकत है वहां जोर दें, जहां ताकत नहीं है वहां पर प्रत्याशी उतार देना चाहिए। हम समाज को सुरक्षित रखना चाहते हैं, राजनीति के शोर में समाज को खोना नहीं चाहिए। तो फिलहाल जो खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक 8 जिलों में उम्मीदवारों को समर्थन देने पर मनोज जरांगे पाटिल जो हैं उन्होंने हामी भर दी। और ये वो तस्वीरें हैं मनोज जरांगे पाटिल के आवास की, जहां पर आज उम्मीदवारों का तांता लगा रहा उनसे समर्थन मांगने के लिए, क्योंकि अब मराठा जो क्षेत्र है उसमें मनोज जरांगे पाटिल की बहुत अच्छी पकड़ हो चुकी है। तो हम इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन मनोज जरांगे पाटिल के गांव में क्या राजनीतिक माहौल है वो दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी रौनक कुकड़े की रिपोर्ट के जरिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की चौरस सज चुकी है, मोहरे तैयार है। सत्तारूढ़ दल हो या फिर विपक्ष, दोनों अपनी अपनी जीतों का दावा कर रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मराठवाड़ा के अंतरवाली सराटी गांव में, और जहां पर फिलहाल इस चुनाव का जो एक्स फैक्टर कहा जा रहा है, दो एक्स फैक्टर कहे जा रहे हैं। एक लाडली बहना योजना और दूसरा नाम है मनोज जरांगे पाटिल का एक्स फैक्टर। इस घर में, जो कि यहाँ के सरपंच का घर है, फिलहाल ये मनोज जरांगे पाटिल का चुनाव तक का एड्रेस है और यहीं पर बड़ी संख्या में लोग जो है उनसे मुलाकात करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। और आज जब हम एनडीटीवी की टीम यहाँ पहुँची तो हमने सोचा कि यहाँ जो लोग पहुँचे उनसे मुलाकात करने के लिए। सबसे बड़ा सवाल यही कि अगर मनोज जरांगे पाटिल चुनावी मैदान में अपने कैंडिडेट्स उतारते हैं, घोषणा करते हैं, तो उसका चुनावी परिणाम क्या होगा। चलिए, कुछ लोग हैं हमारे साथ। या मनोज दादा जरांगे पाटिल अभी विधायक जो भी डिक्लेयर करेंगे हम उनके साथ रहेंगे। और ये महाराष्ट्र का हमारा दलबदरी सरकार जो है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज के गादी को छेद देने वाले फडणवीस और शिंदे थे। और यह मराठा जो संघर्ष योद्धा है हमारे मनोज दादा जरांगे, उनके आंदोलन को छेद देने के लिए यहाँ देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे वो काम कर रहे हैं, दलबदरी सरकार। तो ये जो अभी महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव है, ये लाडली बहन योजना ये कुछ भी नहीं है। लाडली बहन योजना बोल के 1500 रुपये इन्हों बहन को हमारे दे रहे हैं और जीजा जी के जेब से 6000 रुपये ये निकाल रहे हैं जीएसटी के माध्यम से। देखिए, बहुत सारे अलग अलग मुद्दे हैं। हमारे साथ पूर्व विधायक भी मौजूद है। सर, ये बताइए कि आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या आप अगर यहाँ पर चुनाव लड़ते हैं किसको नुकसान पहुँचेगा? क्योंकि लोगों को जानने में उत्सुकता है कि किसके वोट मनोज जरांगे पाटिल जो है सबसे ज्यादा नुकसान पहुँचाएंगे। हम लोगों को किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। हम लोगों को चुनाव जीतना है और चुनाव जीतने के लिए हम लोग यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं। एमएमडी फैक्टर चर्चा का विषय बन गया है। पिछले दिनों जो मुलाकात हुई, आनंदराज अंबेडकर भी यहाँ पर पहुंचे थे। इसका इस क्षेत्र में कितना आप इम्पैक्ट देख रहे हैं? नहीं, इस क्षेत्र में इम्पैक्ट तो इसका बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर गांव में ये तीनों समाज बहुसंख्य संख्या से रहते हैं। गांव का लेवल भी आप देख लो और मेट्रोपॉलिटन सिटी का भी देख लो। मराठा, मुस्लिम और दलित, ये तीनों प्रजातियां हर गांव में अस्तित्व में हैं। और पिछले 14 महीने से मनोज दादा जरांगे पाटिल ने मराठा जाति को आरक्षण मिलना चाहिए, वो भी ओबीसी से मिलना चाहिए, ये अभियान पिछले 14 महीने से चलाया। उन्होंने अभी तक 9 उपोषण किए, लेकिन सरकार ने उनके तरफ ध्यान नहीं दिया है। इसीलिए सामाजिक व्यासपीठ से चलने वाला यह आंदोलन अब राजनीतिक व्यासपीठ पे आ चुका है। यहाँ पर काफी लोग हैं और मुख्य तौर पर देखना यह है कि इस चुनाव में किस तरह से किस करवट बैठता है, क्योंकि लगातार ये पूरा आंदोलन पिछले 1.5 सालों से देखने को मिल रहा है। सरकारें अपनी अपनी तरफ से दावा कर रही है, विपक्ष भी इस पूरे मामले को लेकर अपने सहूलियत के हिसाब से राजनीति कर रही है। लेकिन देखना वही महत्वपूर्ण होगा कि इस मामले में अब जनता के सामने जब सभी लोग जा रहे हैं तो जनता क्या विचार करती है, जनता क्या सोचती है कि क्या वाकई में मनोज जरांगे पाटिल की जो भूमिका है उससे जनता सहमत है। इसका नतीजा
23 मार्च को जब चुनाव के नतीजे आएंगे उस वक्त जो है वो साफ होगा। कैमरा पर्सन प्रतीक के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अमिताभ तिवारी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, और विजय चोरमारे जी हमारे साथ राजनीतिक संपादक सकल ग्रुप के। लेकिन पहले हम रुख करेंगे हमारे सहयोगी रौनक कुकड़े का, जो जालना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रौनक, यहाँ पर हमने आपकी रिपोर्ट देखी कि किस तरह से उम्मीदवारों का तांता लगा हुआ है मनोज जरांगे से मिलने के लिए, समर्थन उनका हासिल करने के लिए, और वो विधानसभा चुनाव में बहुत ही रणनीति के साथ उतरने का उन्होंने प्लान बनाया है। वहाँ जो उम्मीदवार खड़े करने का क्या असर मनोज जरांगे का हो सकता है, और कितनी सीटों पर वो उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं रौनक? आज देखिए अदिति, ये 6 बजे के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि कितने सीटों पर वे उम्मीदवारों को अपना समर्थन देने के लिए तैयार है। लेकिन आज सुबह से वे लगातार बैठकों में दिखाई दे रहे हैं, और लगातार जो लोग उनसे मुलाकात कर रहे हैं उनसे जो छनकर जानकारी मिल रही है, तो अब तक जिस पर सहमति बन पाई है उनमें जालना डिस्ट्रिक्ट की एक परतूर विधानसभा की सीट है, जहाँ पे वो कैंडिडेट को समर्थन देने के लिए तैयार है। धाराशिव की भूमपरांडा विधानसभा सीट है, वहाँ पर वो समर्थन देने के लिए तैयार है। हिंगोली जिले की वसमत सीट है, छत्रपति संभाजीनगर की फुलंबरी विधानसभा सीट है, बीड़ जिले की केस विधानसभा सीट है, और नांदेड़ जिले की हाथगांव और लोहा कांधार ये विधानसभा सीटें बताई जा रही है, जहां पर लगभग ये तय हो गया है कि यहां पर मनोज जरांगे पाटिल अपने जो उनके उम्मीदवार है उनको अपना समर्थन देने के लिए तैयार है। अब इसका जो आपने सवाल पूछा कि क्या असर होगा, तो दरअसल जो मैं देख पा रहा हूँ और इस पूरे इलाके में घूमने के बाद एक लोकसभा चुनाव के बाद एक तस्वीर साफ तौर पर देखने को मिल रही थी कि जो मराठा समुदाय है उसका कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ रोष है। ऐसे में अगर मनोज जरांगे पाटिल किसी उम्मीदवार को, किसी निर्दलीय को अपना समर्थन देते हैं तो बड़ी संख्या में उनके पक्ष में वोटिंग हो सकती है। लेकिन ऐसे समय पर महाविकास आघाड़ी को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि मराठा वोट बैंक की अगर बात की जाए तो जिस पर शरद पवार, उद्धव ठाकरे और थोड़ा बहुत कांग्रेस का अच्छा खासा प्रभाव दिखता है। और दूसरी तरफ ये जो राजनीति महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है, क्योंकि मनोज जरांगे पाटिल लगातार ये मांग कर रहे हैं कि ओबीसी के तहत मराठाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, और सरकार फिलहाल इसको लेकर अपने पत्ते खोलती नहीं दिख रही है। ऐसे में बीजेपी जो राजनीति कर रही है वो ओबीसी को कंसोलिडेट करने की कर रही है। अगर ओबीसी बीजेपी की तरफ कंसोलिडेट होते हैं तो निश्चित तौर पर तस्वीर जो है वो अलग देखने को मिल सकती है, मराठाओं के वोट पे फूट पड़ सकती है। और मैं आपको थोड़ा सा राजनीतिक समीकरण यहाँ पर सामाजिक समीकरण बताना चाहता हूँ, दर्शकों तक जानकारी देना चाहता हूँ कि मराठवाड़ा में 52% ओबीसी है, इसके अलावा 28% मराठा है और 15% मुस्लिम है। और दलितों की बात की जाए तो वो भी 8 से 9% यहाँ पर देखे जा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर ओबीसी अगर कंसोलिडेट हो गए तो इसका महायुति को फायदा मिल सकता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रौनक। आपके पास हम लौटेंगे तो यहाँ पर एक बड़े फैक्टर के रूप में मनोज जरांगे पाटिल जो है वो महाराष्ट्र के चुनाव में सामने आए। हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमिताभ तिवारी और विजय चोरमारे। विजय चोरमारे साहब, पहले मैं आपके पास यहाँ पर आना चाहूँगी। सूबे में मराठा आरक्षण आंदोलन का गढ़ रहा है मराठवाड़ा, और सभी की निगाहें इस चुनाव में उस पर टिकी है, क्योंकि जातीय ध्रुवीकरण का प्रभाव जो है वो इसी क्षेत्र में होना है। ऐसे में मनोज जरांगे के चुनावी मैदान में उतरने के बाद क्या सियासी गेम जो है वो बदल सकता है? आदित्य जी सही है। मनोज जरांगे के चुनावी मैदान में उतरने से चुनावी खेल बदल सकता है, मगर देखना पड़ेगा 6 बजे उनका अधिकृत जो बयान है वो क्या है। क्योंकि सुबह से सूत्रों के हवाले से ये सीट पर लड़ेंगे, वो सीट पर लड़ेंगे, उस सीट पर समर्थन देंगे, ऐसी की खबरें आ रही है, उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। 6 बजे वो ऑफिशियली क्या डिक्लेयर करते वो देखना चाहिए। देखिए, अगर मनोज जरांगे कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं, उन्होंने दलित, मुस्लिम और मराठा ये समीकरण बनाया है, इसी समीकरण के तहत वो महाविकास आघाड़ी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्योंकि महाविकास आघाड़ी का बेसिकली लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में आगे रही, और आगे रहने का कारण यही था कि मराठा आंदोलन जो मनोज जरांगे ने चलाया उसका समर्थन महाविकास आघाड़ी को मिला। दलित वोट और मुस्लिम वोट ये सारे जो वोट है ये महाविकास आघाड़ी को मिले, इसी के तहत महाविकास आघाड़ी लोकसभा में आगे रहेगी। और अगर मनोज जरांगे अपने कुछ कैंडिडेट खड़े करेंगे तो ये जो मराठा, मुस्लिम, दलित के कुछ वोट बटेंगे, और वो वोट अगर उनके कैंडिडेट मिलेगा तो वो नुकसान महाविकास आघाड़ी को झेलना पड़ेगा। देखिए आदित्य जी, सामाजिक आंदोलन अलग रहता है, चुनावी मैदान अलग रहता है। चुनावी मैदान में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 3 से 4-5 लाख तक वोटर्स रहते हैं। सामाजिक आंदोलन में लोग बहुत सारी संख्या से आते हैं, मगर चुनावी मैदान में वही सारे लोग सामाजिक आंदोलन में
उनके साथ रहने वाले लोग भी अपने अपनी पार्टी को लेकर साथ चल अपने अपनी पार्टी का रुख करते हैं। अगर मनोज जरांगे चुनावी मैदान लड़ेंगे, चुनाव में अपने कुछ उम्मीदवार खड़े करेंगे और उनको कुछ जो अपेक्षा के तहत वोट नहीं मिले, तो उनके आंदोलन के आगे के में बहुत नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसलिए देखना पड़ेगा 6 बजे वो क्या करते हैं, क्योंकि आज तक मनोज जरांगे पॉलिटिकली बहुत करेक्ट चलते आ रहे हैं। उनका रोल करेक्ट है। राजनीति कुछ भी हो, मगर वो जो महाराष्ट्र में सामाजिक समीकरण बनाने जा रहे हैं, वो सामाजिक समीकरण महाराष्ट्र का जो ये सोशल सामाजिक स्वास्थ्य है, वो सामाजिक स्वास्थ्य बढ़ाने का बहुत अच्छा काम करेगा। सोशल हार्मनी बनाने का काम करेगा। ये इसके लिए ये समीकरण बहुत बड़े है। मगर राजनीतिक में देखें तो राजनीति में देखना पड़ेगा 6 बजे उनका अधिकृत बयान क्या होता है, उनका ऐलान क्या होता है, और उसके बाद उस पर उसका परिणाम क्या होगा, वो उसके बारे में सोचना पड़ेगा। आदित्य जी, अमिताभ जी, यहाँ पर हमने सुना विजय जी को कि वो कह रहे हैं कि राजनीति अलग चीज़ होती है, आंदोलन अलग चीज़ होता है। यहाँ पर हम जानते हैं शरद पवार, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस का बोलबाला रहा है इस क्षेत्र में, लेकिन अब जिस तरह से लग रहा है कि उनके वोट जो है यहाँ पर वो बढ़ सकते हैं और ओबीसी समुदाय जो है वो इस आंदोलन से नाखुश है, वो बीजेपी की तरफ कंसोलिडेटेड है। आप किस तरह का असर देखते हैं? देखिए, पहली बात तो क्या है कि जो ये मराठा आंदोलन है, इसका असर लार्जली मराठवाड़ा में ही है। उसके बाहर के क्षेत्रों में इसका ज़्यादा असर नहीं। मराठवाड़ा में जो 46 सीटें हैं, उसमें से महाविकास अघाड़ी 32 सीटों पर आगे थी और महायुति 12 सीटों पर आगे थी लोकसभा में। तो लोकसभा में ये जो मराठा दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन जिसको आज जरांगे पाटिल जी बनाना चाह रहे हैं, उस कॉम्बिनेशन ने इनके कॉल पर महाविकास अघाड़ी को वोट दिया, जिसका फायदा मराठवाड़ा में नजर आया। अब इस बार क्या होगा कि क्योंकि ओबीसी वोट भी जिस हद तक कंसोलिडेट होना चाहिए था महायुति के फेवर में, उस हद तक लोकसभा में नहीं हुआ। 50% के करीब ओबीसी वोटरों ने महायुति को समर्थन दिया था। अब लोकसभा में सेटबैक के बाद ओबीसी वोटर जो है वो और कंसोलिडेट हो रहा है। हम देख रहे हैं महायुति के फेवर में, सीएसडीएस के प्री पोल सर्वे में भी हमको वो देखने को मिला है। तो एक मराठा वर्सेस ओबीसी एक बहुत ही पोलराइज्ड इलेक्शन है, वो भी लार्जली मराठवाड़ा में। अब अगर जरांगे पाटिल अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं, क्योंकि उनके पिछले 6 महीनों में आप कुछ भी कह लें, एक कंसिस्टेंट स्टैंड नहीं रहा है चुनाव लड़ने को लेकर के। काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स उनके रहे हैं। अभी भी बहुत सारे लोगों ने नामांकन भर दिया है, कितने लोग उनके कहने पे नामांकन वापस लेते हैं, नहीं लेते, कौन उनका कैंडिडेट है अभी तो यही पता नहीं चल रहा, क्योंकि उनको कोई सिंबल अलॉटेड नहीं है। तो इसका अगर वो कैंडिडेट्स खड़ा करते हैं तो उनका एक जो जोर होगा वो लार्जली मराठवाड़ा में होगा, और उससे नुकसान जो है ऑब्वियसली जो है वो महाविकास अघाड़ी को इसका नुकसान झेलने को देखना पड़ सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि जहां जहां महाविकास अघाड़ी ने के कैंडिडेट कमजोर है मराठवाड़ा में और भी जगहों पर, वहां हो सकता है मनोज जरांगे पाटिल जो है वो अपना उम्मीदवार खड़ा करें और उसके लिए समर्थन जो है वो मांगे। जी, विजय जी, यहाँ पर मनोज जरांगे पाटिल के अगर हम याद करें 2024 की बात, तो उनका जो आह्वान था उसके बाद मराठवाड़ा बेल्ट में बीजेपी को एक भी सीट जीतने नहीं दी गई थी और इस क्षेत्र की 8 लोकसभा सीटों में से 3 कांग्रेस, 3 सीटें उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने जीती थी, शरद पवार की एनसीपी और शिंदे की शिवसेना को एक एक सीट मिली थी। तो अगर अमिताभ जी कह रहे हैं कि सिर्फ उसी क्षेत्र में असर रहेगा, तो 40 से 46 सीटें अगर वहाँ की हैं, तो अगर उस पर नुकसान हो जाता है तो वो सत्ता में आने और जाने का रास्ता जो है वो तय करता हुआ नजर आता है। सही है आदित्य जी। मराठवाड़ा नहीं, दूसरा जो नॉर्थ महाराष्ट्र क्षेत्र है, नॉर्थ महाराष्ट्र क्षेत्र में भी मनोज जरांगे के आह्वान का परिणाम हो सकता है, होता है। क्योंकि देखिए उनके आंदोलन का परिणाम कहाँ होता है, जहाँ ओबीसी डोमिनेटेड एरियाज है, जो शायद मराठवाड़ा है, खानदेश का कुछ एरिया है और नॉर्थ महाराष्ट्र है। इन एरिया में ओबीसी डोमिनेटेड एरिया थे, इसीलिए यहाँ पर मराठा आंदोलन का जो असर होता है, असर दिखाई पड़ता है। जो वेस्टर्न महाराष्ट्र और उधर को और कोई एरिया हो जहाँ मराठा डोमिनेटेड कम्युनिटी है, वहाँ कोई मराठा आंदोलन का असर नहीं होता। इसलिए ये 40 सीटें और उत्तर महाराष्ट्र की कुछ 10-20-25 सीटें, 60-70 सीटों पर मनोज जरांगे के आंदोलन का असर रहेगा।
मगर वही बार बार कह रहा हूँ कि देखना पड़ेगा कि 6 बजे वो उनका अधिकृत बयान क्या आता है, उनका ऐलान क्या है, कितनी सीटों पर वो लड़ते हैं और कितने वो बाकी समर्थन के बारे में क्या बातें करते हैं, महाविकास आघाड़ी को या महायुति के बारे में कुछ कहते हैं। क्योंकि बार बार वो कहते आ रहे हैं कि हमें बीजेपी को हराना है, हमें फडणवीस को हराना है। देवेंद्र फडणवीस उनका टारगेट रहा है। 6 बजे उनका, और 6 बजे के बाद जब चुनावी प्रचार शुरू रहेगा उसके बाद ही वो बैठकें करते रहते। उसके बाद उनका रुख क्या रहेगा इस पर चुनावी नतीजे निर्भर रहेंगे, मुझे लगता है आदित्य जी। इसीलिए अब इसी वक्त 1 घंटे का बात है, 1 घंटे के बाद हम ज्यादा चर्चा कर सकते हैं कि उनके रुख का, जी उनके उन जो जो भूमिका ले रहे हैं उसका क्या असर महाराष्ट्र की राजनीति पे, महाराष्ट्र की विधानसभा के चुनाव पे पड़ सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर एमएमडी मोर्चा बनाने की भी बात उन्होंने कही है, यानी मराठा, मुस्लिम और दलित मोर्चा। तो देखते हैं कि किस तरह से उनका जो 6 बजे का आधिकारिक बयान होगा उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ जी और विजय जोरमारे साहब आपका हमसे जुड़ने के लिए। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति जो है मनोज जरांगे पाटिल के इस ऐलान के बाद और दिलचस्प होती हुई नजर आ रही है, और खासकर चुनाव जो है उसमें काफ़ी दिलचस्पी अब लोगों की ओर यहाँ पर बढ़ गई है।